देखिए आज का चैप्टर है, आज का प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर है और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसमें जो कुछ टर्म्स आते हैं उनको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसी और डीसी। एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। यहाँ डायरेक्ट से मतलब ये नहीं है कि आप सोचोगे भाई डायरेक्ट का मतलब सीधे करंट आ रही है, उसको डायरेक्ट कह रहे हैं हम। डायरेक्ट का मतलब है आप एक ऐसी करंट की बात कर रहे हो जो समय के साथ चेंज नहीं होती, समय के साथ कांस्टेंट रहती है। और एसी का मतलब ये है आप एक ऐसी करंट की बात कर रहे हैं जो समय के साथ साइनसॉइडली बदलती है, ज्यावक्रीय रूप में परिवर्तित होती है। और उसके लिए आपको ध्यान हो तो कल के ही वीडियो में हमने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को पढ़ाया था और उसमें डिराइव करके लाए थे, फॉर्मूले को सॉल्व करके लाए थे। तो आई का फॉर्मूला निकल के आया था आई नॉट sin ओमेगा टी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आई, ये वाली जो आई है ये प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है आप टी की जो वैल्यू लगाओगे वो मान आ जाएगा। आप कहें कि इस समय बताओ, आप कहीं 5 सेकंड पे बताओ, आप कहीं 10 सेकंड पे बताओ, तो टी की वैल्यू आप लगाते चले जाएंगे और मान आपका आता चला जाएगा। तो इसलिए इसमें आई को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी तात्क्षणिक मान। आई नोट जो है यहाँ पे पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए इसको कहते हैं धारा का शिखर मान। शिखर मान या अधिकतम मान कह सकते हो, या इसको धारा का आयाम भी कह सकते हैं। धारा का आयाम, वास्तव में ये आयाम वर्ग जो आया है कहां से आया? आयाम आप वेव के लिए पढ़ते थे तो वेव का इक्वेशन होता था बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जिसमें बाई को तो विस्थापन कहते हैं और ए को कहते थे आयाम। तो आयाम भी एक विस्थापन है, लेकिन कौन सा विस्थापन है? अधिकतम विस्थापन। यानी अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो साइन ओमेगा टी को तुम्हें 1 करना पड़ेगा, क्योंकि साइन और कॉस में मैक्सिमम वैल्यू 1। इसलिए जब आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 लगा दोगे तो बाई इक्वल टू आ जाएगा ए। यानी इस समय जो विस्थापन है वो कैसा हो गया है? वो अधिकतम हो गया। और अधिकतम विस्थापन किसके बराबर हो गया? आयाम के बराबर हो गया। इसलिए इस फॉर्मूले में आई नॉट को हम कह सकते हैं धारा का आयाम। तो न्यूमेरिकल जब आएंगे वहां पर धारा का शिखर मान भी कह सकता है, धारा का अधिकतम मान भी कह सकता है, धारा का आयाम भी कह सकता है। तुरंत आप समझ जाओगे कि ये आई नॉट की वैल्यू है, ठीक है। और जो समय पर डिपेंड कर रहा है वो आई तात्क्षणिक मान है। ये तो मैंने करंट का बताया। आप वोल्टेज की बात भी कर सकते हो। कल हमने फॉर्मूला निकाला तो आप E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी करके भी समझ सकते हो, जहां पे E आपका तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल हो गया और E नॉट उस विद्युत वाहक बल का शिखर मान हो गया। हो सकता है कुछ बुकों में इसको इस तरह का E न बना करके कैपिटल E से शो कर दिया हो, और ये भी हो सकता है कि E की तरह न लेकर के उसने पोटेंशियल डिफरेंस की तरह लिया हो, यानी उसने इसको V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी करके लिखा हो। तो एक ही बात है, कहीं कोई चेंज नहीं है। तो ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, एक ही बात है। इसको आप एक तरह से उस सोर्स की वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिसमें इधर वाले ये सभी उसके तात्क्षणिक मान होंगे और ये सभी उसके आयाम होंगे, या फिर अधिकतम मान होंगे, या फिर शिखर मान होंगे। बात समझ में आ गई? अब तो क्या देख रहे हैं भाई हम कि ये टाइम के साथ अगर V ले रहे हैं तो V और I ले रहे हैं तो I टाइम के साथ ज्यावक्रीय रूप से बदल रहा है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में साइनसॉइडली, साइन पर डिपेंड करते हुए बदल रहा है, तो वो एसी करंट होती है। और वास्तव में इसको कहते हैं वन कंप्लीट साइकिल। जैसे यहां से चले और घूम के यहां आ जाए तो इसको बोलते हैं एक साइकिल, एक चक्र। अलग अलग कंट्री में अलग अलग कंट्री की जो बुनियादी जरूरतें वहां के हिसाब से जो करंट ली जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को अपने हिसाब से सेट करके वो लेते हैं।
अगर हम बात भारत की करें तो भारत में इसको लिया जाता है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर और 220 वोल्ट पर। तो इंडिया में जो यूज की जाती है अल्टरनेटिव करंट वो इस पर यूज की जाती है। अमेरिका वगैरह में या कहीं दूसरी जगह है 60 हर्ट्ज और 110 वोल्ट पे उसको यूज करते हैं। ठीक है, वो अपने अपने यहाँ की आवश्यकता और जरूरतों के हिसाब से होता है और उसी हिसाब से फिर वहाँ के एपरेटस तैयार करवाए जाते हैं कि वो उतनी वोल्टेज और उतनी फ्रीक्वेंसी पे काम कर सके। बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा चलिए, तो ये तो थी एसी की बात। एसी का मतलब आप एक ऐसे करंट की बात कर रहे हो जो समय के साथ बदलता है और केवल वैल्यू ही नहीं, उसकी डायरेक्शन भी बदलती है। यानी आप किसी सर्किट में ये नहीं कह सकते किसी समय कि इसमें भाई नॉर्मली आप जो सर्किट बनाते थे कि जैसे एक प्रतिरोध लगा दिया और एक सेल लगा दिया, बैटरी लगा दी, की लगा दी और अब आपने प्लस माइनस और करंट की दिशा दिखा दी प्लस से माइनस की तरफ, ऐसे दिखा दी। लेकिन एसी के लिए आप करंट की दिशा शो नहीं कर सकते क्योंकि एसी की जो दिशा है वो लगातार बदलती रहती है। अभी आधे चक्कर के लिए मान लो क्लॉकवाइज जा रही है तो आधे चक्कर के लिए एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अभी मान लो दिख रहा है कि ऐसे थी, अगले क्षण में ऐसे हो जाएगी, फिर अगले क्षण में ऐसे हो जाएगी, फिर अगले क्षण में ऐसे हो जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन लगातार, वो आपने देखा भी था कल जनरेटर में जब बात आ रही थी। तो कॉइल जब घूमती है, जनरेटर का काम क्या है, उसमें आप एक कॉइल को घुमा रहे हो। तो कॉइल जब घूमती थी तो आधे चक्कर में घूम रही है तो करंट की डायरेक्शन एक तरफ और अगले आधे चक्कर में करंट की डायरेक्शन दूसरी तरफ। और इसी तरह से जनरेटर का वो जो कॉइल है वो तो लगातार बहुत सारे चक्कर लगाती रहती है, करंट की डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है। तो आप यहां देखेंगे इसको, तो एक चक्कर की बात करूं तो एक चक्कर में देखो दो बार, तो एक बार यहां मैक्सिमम हुआ, एक बार अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ। यहां जीरो, यहां जीरो, दो बार जीरो हुआ। और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब एक सेकंड में ऐसे 50 साइकिल बनेंगे। अब एक सेकंड में ऐसे 50 साइकिल बन जाएंगे तो जीरो कितनी बार हो जाएगा? 100 बार। इसीलिए तो हम कहते हैं जो बल्ब होता है हमारा वो एक सेकंड में 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है। लेकिन हमारी आंखों की कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि हम इतनी जल्दी जलते या बुझती हुई चीज को अलग अलग करके देख पाए। वो लगातार हमको जलता हुआ प्रतीत होता है। बात समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डीसी की कि भाई डीसी किसको कह रहे थे? डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं इसको दिष्ट धारा। जैसे इसको प्रत्यावर्ती धारा, इसको बोला जाता है दिष्ट धारा। और दिष्ट धारा का मतलब यह है कि ये जो करंट या फिर वोल्टेज समय के साथ नियत रहती है, न तो उसकी डायरेक्शन बदल रही न उसकी वैल्यू बदल रही, वो कांस्टेंट रहती है, उसको कहते हैं आप दिष्ट धारा। जैसे कि ये बैटरी थी या सेल था, उस सेल से जो करंट मिल रही थी उसको आप दिष्ट धारा कह रहे थे। आपने तीसरे चैप्टर जो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा, जब भी बैटरी लगाई, सेल लगाया, कोई भी न्यूमेरिकल किया, वो सब डीसी करंट के लिए थे, दिष्ट धारा के लिए थे। आपने मैग्नेटिज्म में जो भी पढ़ा, मैग्नेटिज्म में जो भी करंट आप फ्लो करा रहे थे, आप सब जगह कैसी धारा का यूज कर रहे थे? डीसी करंट का यूज कर रहे थे। अब तक आपने एसी का कभी भी यूज नहीं किया। आप लोग अपने घरों में देखते हो कि भाई घर में बिजली आ रही है, पावर स्टेशन से जो करंट आती है वो एसी होती है। एक करंट आपके घर में इन्वर्टर से ली जाती है, इन्वर्टर लगा होता है और इन्वर्टर से भी करंट, इन्वर्टर में बैटरा लगा होता है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वो डीसी है, वो भी एसी है। एक्चुअल में है क्या, अगर आप बैटरी से सीधे सीधे करंट लेते, आप लोगों ने देखा होगा कुछ दुकान वाले क्या करते हैं कि सीधे बैटरी से एक ट्यूबलाइट लगा लेते हैं, सीधी बैटरी से एक पंखा चला लेते हैं। वो पंखे और ट्यूबलाइट अलग प्रकार के होते हैं। वो बैटरी से सीधे चलने वाले पंखे होते हैं, बैटरी से जलने वाली ट्यूबलाइट होती है। वास्तव में वो डायरेक्ट करंट है, वो डीसी करंट है। लेकिन अगर आप बैटरी से इन्वर्टर लगा रहे हो और इन्वर्टर से उसको लेकर आ रहे हो तो फिर वो डीसी नहीं है बल्कि वो एसी है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ऐसी क्या चीज हो गई कि बैटरी के अंदर डीसी था और उसको एसी में बदल दिया। वास्तव में हमारे पास दो चीजें होती है, आगे चल के पढ़ोगे। हालांकि एक सिलेबस में है, एक सिलेबस में नहीं है। एक को बोलते हैं रेक्टिफायर, हिंदी में कहते हैं दिष्टकारी, और एक को कहते हैं ऑसिलेटर। दोलित्र।
रेक्टिफायर जो होता है इसका काम होता है, ये जो हमारा रेक्टिफायर है इसका काम होता है एसी को डीसी में बदलने का। यानी अगर हमारे पास एसी है तो हम उसको डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं रेक्टिफायर की हेल्प से, और आप पढ़ोगे भी, ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। ऑसिलेटर का काम उसका उल्टा होता है। अगर आपके पास डीसी है और आप एसी में बदलना चाहते हो तो उसका वो क्या करेगा, ऑसिलेटर करेगा उसको। तो वास्तव में हमारे इन्वर्टर में दोनों चीजें लगी हुई हैं, उसमें रेक्टिफायर का काम भी हो रहा है, उसमें ऑसिलेटर का काम भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास डीसी करंट होती है तो डीसी करंट से हमारे घर के पंखे, टीवी और सारी चीजों को जो कि एसी से चलने वाली हैं उनको चलाने का काम करते हैं, तो वहां उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करके देता है इन्वर्टर। इसका मतलब हमें जो इन्वर्टर से बैकअप मिल रहा है वो अल्टरनेटिव करंट का मिल रहा है, प्रत्यावर्ती धारा का मिल रहा है, न कि दिष्ट धारा का। ठीक है, बात समझ गया कि नहीं? लेकिन बैटरी साथ के साथ वीक भी हो जाती है, उसको चार्ज भी करना पड़ता है। तो वो चार्ज किससे होती है? डीसी से। आपका मोबाइल भी डीसी से ही चार्ज होता है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी गाड़ी में चार्ज करते हैं तो वहां सॉकेट पर लिखा रहता है 12 वोल्ट या 6 वोल्ट या 3 वोल्ट, इस तरह के सॉकेट लगे होते हैं जिसको एडॉप्टर बोलते हो आप। यानी वो एक तरह से एसी को डीसी में भी बदलता है और वोल्टेज को भी कम करके, 3 वोल्ट के 6 वोल्ट के 12 वोल्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो कहीं कोई कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। मेन आपको ये समझना है कि भाई डीसी क्या चीज है और एसी क्या चीज है, और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बस इतना सा है, जिसका मान और दिशा समय के साथ बदले लगातार वो प्रत्यावर्ती धारा है, वो एसी है, और जो कांस्टेंट रहे, नियत रहे, वो आपकी दिष्ट धारा है, डीसी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, हम ये समझ गए कि भाई एसी ये है, डीसी ये है। इसके बाद साथ के साथ हमने एसी के फॉर्मूले भी समझ लिए कि करंट का फॉर्मूला ये होगा और उसकी वोल्टेज का फॉर्मूला ये होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ टर्म्स और आते हैं, उन टर्म्स के बारे में भी बात करते हैं। मान लीजिए इसमें सबसे पहला टर्म आ गया जैसे आपका फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। वैसे आवृत्ति की परिभाषा आपने मैकेनिक्स में भी पढ़ रखी है। आवृत्ति का मतलब होता है 1 सेकंड में चक्करों की संख्या। अब ये थोड़ा सा अलग तरह का शब्द है। केवल अगर कहीं चक्कर लगाए जा रहे हैं तो चक्करों की संख्या, कहीं अगर दोलन हो रहे हैं तो दोलनों की संख्या, अगर कहीं वाइब्रेशन हो रहे हैं, देखिए दोलन और वाइब्रेशन एक ही चीज है, उसमें केवल एम्पलीट्यूड का अंतर होता है। अगर दूर दूर जा रही है कोई चीज ऐसे करके झूला की तरह, दोलन कहोगे, और कोई चीज अपनी ही जगह पे बहुत तेजी से वाइब्रेट हो रही है, ठीक है ना, अपनी ही जगह पे थोड़ी से मतलब आयाम छोटा हो गया इसका, उसमें आयाम बड़ा है, वो एक तरह से वाइब्रेशन हो जाते हैं, कंपन हो जाते हैं। तो 1 सेकंड में कंपनों की संख्या, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, सब क्या है? आवृत्ति है। और यहां पर आप इसको कहते हो एक साइकिल कंप्लीट। तो 1 सेकंड में जितने साइकिल बन जाए वो इसकी आवृत्ति है, जो कि बता दिया एसी के लिए कितनी है? 50 हर्ट्ज। ठीक है, दूसरा शब्द आता है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है इसको आवर्तकाल या दोलन काल करके आप उसको यूज कर सकते हो। आवर्तकाल या दोलन काल, सिंपल सी बात है। आवर्तकाल का मतलब है एक दोलन में लगा समय, दोलन काल। एक चक्कर में लगा समय, दोलन काल या आवर्तकाल। एक कंपन में लगा समय, ठीक है ना। तो जो भी चीज आप यूज कर रहे हो, एक उसमें लगा समय जो होता है उसको आप आवर्तकाल कहते हो, टाइम पीरियड कहते हो, और इसको आप कैपिटल टी से डिनोट करते हो, इसको आप एफ से डिनोट करते हो। लेकिन कुछ बुकों में एफ, कहीं एन, कहीं न्यू भी लेते हैं फ्रीक्वेंसी को। आप आगे चल के देखेंगे तो लाइट के लिए जब यूज करेंगे तो न्यू का भी यूज करेंगे। तो नोटेशन माने नहीं रखता है, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि भाई ये चीज फ्रीक्वेंसी है या फिर ये टाइम पीरियड है। और अगर इनमें रिलेशन की बात करोगे तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहां से अगर फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो f = 1/t, और एक चीज और यहां विशेष ध्यान रखनी है, t * f = क्या हो जाएगा? 1। कभी कभी मल्टीपल चॉइस में आ जाए क्वेश्चन कि आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध बताओ, तुम इनको ढूंढने लगे रहो, और उसमें जो लिख रहा है कि t * f = 1। तो
उसमें कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, हमने जो चीज़ अपनी आंखों से जिस फॉर्मेट में नहीं देखी है तो पहचानने में दिक्कत हो जाती है, और जल्दबाजी में हम गलती भी कर देते, तो ये भी थोड़ा सा माइंड में रखना। यहीं पे एक शब्द और बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज होते हैं। वास्तव में वैसे तो उसको कहते हैं कोणीय वेग, अगर मैकेनिक्स की बात की जाए, और वो भी रोटेशनल मोशन से संबंधित। और कोणीय वेग होता है आपका ओमेगा, और ओमेगा का फॉर्मूला ले तो 2 पाई अपॉन टी, और यहाँ पे 2 पाई फ्रीक्वेंसी एन कह रहे हो तो एन, और एफ कह रहे हो तो एफ। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, जब वृत्तीय गति पढ़ाई जाती थी तो वहां पर इस चीज को तुमने समझा था, कोणीय वेग। लेकिन इस चैप्टर में ये आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि ये तो फॉर्मूले में लिखा हुआ है भाई, वो तो फॉर्मूले में ही लिखा हुआ है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी में। इसका मतलब आया तो है वहां पे, और आगे भी आना है, लेकिन वहां उसको कोणीय वेग कह के कभी नहीं बुलाएंगे, बल्कि उसको कहा करेंगे कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए वर्ड यूज किया करेंगे कोणीय आवृत्ति, इसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करेंगे, यहां पे आप ध्यान रखोगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी ओमेगा की वैल्यू देगा और आवृत्ति कहेगा, और कहीं कहीं आवृत्ति की वैल्यू देगा और कोणीय आवृत्ति कहेगा। इसका मतलब कंफ्यूजन है, और उस कंफ्यूजन से कैसे बचना है आपको? आप कभी भी उसको उसके नाम से मत पहचानो, उसको उसके यूनिट से पहचानो। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस चैप्टर में ये बहुत ज्यादा आने वाला है। हालांकि ये चीज 11वीं में भी थी मैकेनिक्स में, कि ओमेगा और एन में पहचान नहीं कर पाते थे, तो आपको पहचान करने के लिए उसके यूनिट को देखना है। अगर यूनिट आ रहा है, मान लीजिए हर्ट्ज, तब तो कोई बात नहीं है, फ्रीक्वेंसी हो गया सिंपल। यूनिट आ रहा है साइकिल पर सेकंड, चक्कर पर सेकंड, ठीक है, कंपन पर सेकंड, दोलन पर सेकंड, इसका मतलब आवृत्ति है। और अगर कोणीय वेग होगा तो उसका होगा रेडियन पर सेकंड, यानी कोणीय आवृत्ति होगी तो उसका मात्रक रेडियन पर सेकंड होगा। तो आप जो है इस चैप्टर में विशेष ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल में अक्सर इस तरह का कंफ्यूजन होता है, और वो जानबूझ के देता है कि बच्चे कंफ्यूज हो, जानते हैं कि नहीं जानते इस बात को। इसलिए आप जब ओमेगा और एफ की बात आ जाए तो आप उसको मात्रक से पहचानोगे, उसके साथ में उसका मात्रक क्या दे रखा है, उससे उसकी पहचान करोगे।